ओम श्री गणगणपते नमः। श्री गणेश की वंदना कर दिन के स्वामी बृहस्पति देव तथा हरि विष्णु की आराधना कर इष्ट देव का ध्यान धर गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका। वरुण स्टो द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग में। यह दैनिक पंचांग नित्य के भांति 5 भागों में हुआ करता है और इसके पहले भाग का लघु रूप जो आपके सुझावों के अनुरूप है अलग से प्रस्तुत किया जाता है। डेटा इसमें जो भी प्रयुक्त हुए हैं वो दैनिक पंचांग से लिए गए हैं, छवि गूगल से ली गई है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से पहुंचा पाने के समर्थ हो। तो चलिए दैनिक पंचांग में चलते। पंचांग हमारे बोलचाल की भाषा में केवल सुलभ शुभ मुहूर्त जानने का माध्यम नहीं है, व्यक्ति के निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में यह सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए पंचांग की अहम भूमिका को देखते हुए इसका अनुसरण करें और करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बनाए। साथ ही साथ इसे साझा करें अपने मित्रों, परिजनों और शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए अपने जीवन को सफल और समृद्ध बनाए और इसमें हम सब आपके उनके माध्यम बने और माध्यम बनकर पुण्य के भागी। तो चलिए आज के पंचांग में चलते। आज का पंचांग में जाने के पूर्व लघु सूची जो आपके पंचांग के लिए महत्वपूर्ण है वह इस तरह से। पंचांग का पहला भाग पंचांग मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से संबंध रखता है और इसके पहले हम जो लघु रूप प्रस्तुत करते हैं अलग से, तो अब इसके इसी पहले पहली प्रस्तुति से पंचांग और मुहूर्त को लेकर करते हैं। दूसरे भाग में नक्षत्र के अनुसार, जन्म नक्षत्र के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है, यह चंद्रमा के अनुसार देखते हैं, जिसे तारा बलन कहते हैं और यह 9 तारा चक्र पद्धति पर आधारित है। तीसरा जो है प्रस्तुति और जन्म राशि के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है और यह हम चंद्रमा के परिप्रेक्ष्य में ही देखते हैं। चंद्रमा किस राशि में है और हमारा में जन्म राशि में क्या है चंद्रमा का, हमारा जन्म राशि और चंद्रमा किस राशि में गोचर कर। चौथी प्रस्तुति चौगड़िया मुहूर्त से संबंधित है और पांचवी प्रस्तुति अंक ज्योतिष से संबंधित है कि अंक ज्योतिष से आज कैसा दिन रहने की संभावना है। तो चलते हैं हम प्रस्तुति के पहले भाग। स्वागत है आपका पहले भाग में और हम दिनांक इसका आज 24 जुलाई 2025 माह श्रवण पक्ष कृष्ण 1947 विश्व शाखा संवत विक्रम संवत 2082 कलायुग और कलयुग का 5126 वर्ष। सूर्योदय 5:12 पर, सूर्यास्त 6:40। सनराइज एट 5:12 AM, सनसेट एट 6:40 PM। आज का दिशा शुभ दक्षिण है, फिर भी अगर इस दिशा में यात्रा करने पड़े तो हम दही का सेवन कर यात्रा में शुभता है। आज का पंचांग के 5 अंक, वार गुरुवार, तिथि देर रात्रि या मध्य रात्रि कहें, अमावस्या जो पूर्णा तिथि के अंतर्गत आता है, उसके बाद विपदा जो नंदा तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र अपराह्न में 4:40 तक पुनर्वसु, उसके बाद पुष्य। योग प्रातः 9:51 तक हर्षण, उसके बाद वज्र। करण अपराह्न 1:31 तक चतुष्पद, उसके बाद मध्य रात्रि 16:40 तक नाग
और उसके बाद हीन सूर्य। तो ये रहे पंचांग के पांचों। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ का नमन कर देखते हैं भोलेनाथ आज कहाँ है। तो जब तक अमावस्या है तब तक भोलेनाथ गौरी के सानिध्य में है, जो कि सुखप्रद है। और प्रतिपदा में वे शमशान में रहते हैं, जो कि शुभ नहीं। महत्वपूर्ण मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:29 से 12:23 अपराह्न तक, अमृतकाल अपराह्न के 2:26 से 3:58 तक, गुरु पुष्य योग अपराह्न 4:43 से कल के सूर्योदय तक, और अमृत सिद्धि योग भी आज के 4:43 अपराह्न से कल के सूर्योदय तक। सर्वार्थ सिद्धि योग प्रातः 5:12 से कल के सूर्योदय तक, यानी अहोरात्रि। विजय मुहूर्त अपराह्न 2:10 से अपराह्न 3:04 तक, गोधूली बेला संध्या 6:40 से 7:01 संध्या तक, निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:35 से मध्य रात्रि 0:17। रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ जब तक साधना तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते हैं। और आज शुभ मुहूर्तों की झड़ी लग गई है। अशुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी अपराह्न 1:37 से 3:18 तक राहु काल। गुलिक काल प्रातः 8:34 से 10:15 तक। यमगंड प्रातः 5:12 से 6:53 तक। वर्ज मुहूर्त प्रातः 5:19 से 6:50 तक। और वर्ज मुहूर्त का दूसरा भाग मध्य रात्रि 0:29 से देर रात्रि 2:02। तो ये रहे महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ मुहूर्त। ग्रहों की आकाशीय स्थिति को देखें तो शक्ति के अनुसार सूर्य देव, बुध देव तथा बृहस्पति देव और शनि देव ये शक्तिशाली हैं। चंद्र देव और मंगल देव राशि परिवर्तन के कारण तथा शुक्र देव राशि परिवर्तन जो होने वाला है इसके कारण थोड़ा कमजोर है। बुध वक्री और अस्त है, शनिदेव वक्री है। इस प्रकार अभी फिलहाल आज चंद्रदेव मिथुन राशि से अपनी ही राशि में कर्क में जाएंगे। तो ग्रहों की शक्ति राशि के अनुसार यदि देखें तो मित्र राशि में 4 ग्रह, शत्रु राशि में 2 ग्रह, सम राशि में 2 ग्रह और अपनी ही राशि में शुक्रदेव 1 ग्रह। शक्ति के नक्षत्र के अनुसार ग्रहों की शक्ति यदि देखें तो मित्र नक्षत्र में 4 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 1 ग्रह, सम नक्षत्र में 2 ग्रह, स्व नक्षत्र में 2 ग्रह और अपने नक्षत्र में जो ग्रह है वो एक अनुसार बुध और शनिदेव। राशि के अनुसार सूर्य, चंद्रमा तथा बुध सबसे शक्तिशाली ग्रह। दो दो राशियां इनके ग्रह में है। मंगल के ग्रह में कोई भी राशि नहीं है और शेष ग्रहों की राशि में शेष राशि ग्रहों की राशि में एक एक ग्रह। चंद्रमा और बुध आपस में राशि परिवर्तन किए हुए, क्योंकि बुध की राशि में चंद्रमा और चंद्रमा के बुध में चंद्रमा, बुध की राशि चंद्रमा की राशि में बुध। नक्षत्र में नक्षत्र परिवर्तन बृहस्पति और राहु का है। बृहस्पति के नक्षत्र में राहु, राहु के नक्षत्र में बृहस्पति। और केतु और चंद्र दो ऐसे ग्रह हैं जो स्वतंत्र ग्रह हैं, इनके नक्षत्र में कोई भी ग्रह नहीं। बृहस्पति देव के नक्षत्र में 2 ग्रह, शनि देव के नक्षत्र में 2 ग्रह हैं और शेष ग्रहों के नक्षत्र में एक एक। तो ये रहे हमारे आज के पहले भाग की प्रस्तुति। जुलाई मास में होने वाले जो कलर गोचर है उनकी स्थिति कुछ इस प्रकार है। शुक्रदेव 26 तारीख को गोचर करेंगे, अपनी राशि परिवर्तन करेंगे। मंगल देव 28 तारीख को। बुध देव 11 तक अस्त रहेंगे। चंद्रदेव आज से आज के संध्या 7:18 से अस्त होने वाले हैं। शनिदेव
बकरी चल रहे हैं, बुधदेव की बकरी चल रही है, यानी बुधदेव अस्त और बकरी दोनों हैं। चंद्रदेव आज से अस्त होंगे और वे 26 जुलाई तक अस्त रहेंगे, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा दोनों कर्क राशि। तो ये रहे पहले भाग की प्रस्तुति। दूसरे भाग में आपका स्वागत है। जो चंद्रमा जिस राशि में होता है उसके अनुसार हम देखते हैं। चंद्रमा जिस राशि में गोचर कर रहे हैं, जिस नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और जिस नक्षत्र में आपकी कुंडली में है, दोनों का मिलान कर हम इसे निकालते हैं। उदाहरण स्वरूप हम कॉलम को, जो चंद्रमा के आज के गोचर को कॉलम में पकड़ते हैं और रो में चंद्रमा जिस कुंडली में, जन्म कुंडली में जिस नक्षत्र में है उसे पकड़ते हैं। दोनों का मिलान जहाँ होता है वही हमारा प्रतीक, शुभ और शुभ दोनों। ये इसे तारा बलम कहा जाता है और यह नौ तारा चक्र पद्धति पर आधारित है। नौ तारा चक्र पद्धति जातक के जीवन के बारे में बताता है, जबकि तारा बलम चंद आज के संबंध में केवल बात। जीवन के लिए दशा महादशा का फल, ग्रह का यदि हम स्थिति जान जाए कि हमारे ग्रह कौन अच्छे हैं कौन खराब है, तो दशा महादशा का फल वैसा ही अच्छा दिखेगा। जन्म कुंडली में ग्रह बहुत अच्छी अवस्था में हो सकते हैं, किंतु नौ तारा चक्र पद्धति सटीक फल देता है। और यह ग्रह, ये चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं, नवतारा चक्र जिसमें ग्रह होते हैं, जो ग्रह अच्छे फल देते हैं, अच्छे फल देंगे, और जो खराब फल देते हैं वो चुनौतियां देंगे। तो यदि हमें पहले से पता चल जाए कि कौन सा ग्रह दशा महादशा का परिणाम शुभ होगा, कौन सा थोड़ा चुनौती भरा होगा, तो हम उसकी तैयारी कर सकते हैं और उस चुनौती को से लड़ने के लिए भी तैयार हो कर सकते हैं। साथ ही साथ शुभ अवधि में हम शुभ कार्यों का निष्पादन कर सकते हैं। जन्म कुंडली में ग्रह बहुत अच्छी अवस्था में हो सकते हैं, किंतु नवतारा चक्र पद्धति के अनुसार वो अच्छी अवस्था में नहीं है, तो फिर अच्छे फल नहीं हो, क्योंकि ग्रह अपना फल नहीं देते, वो नक्षत्रों के अनुसार फल देते। मन ग्रहों के नक्षत्र ही होते। हमारे जीवन में बहुत से लोग मिलते हैं। यह सिलसिला जन्म हमारे लेने से लेकर मृत्यु तक में होता है। कौन हमारे लिए लाभकारी होगा, कौन अलाभकारी, कौन हमें पीड़ा देगा, कौन हमें सुख देगा, यह हम जानते हैं नव तारा चक्र पद्धति से और आपस के नक्षत्रों का मिलान कर। तो इस प्रकार हम नव तारा चक्र पद्धति पर इसकी महत्ता को देखते हुए अलग वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें हमने भगवान राम, माँ सीता तथा पवन पुत्र हनुमान की कोई कुंडली रखी है और यह दिखाने का प्रयास किया है कि भगवान राम और माँ सीता तथा हनुमान के साथ कैसे संबंध थे सभी के तीनों के आपस में, और ये इतिहास की थी बातें और वास्तविक स्थिति भी वही आती। तो इस तरह से हम जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस स्थान पे गोचर कर रहा है उससे भी फल निकाल सकते हैं आज का, और नक्षत्र के अनुसार हम देख सकते हैं विभिन्न पहलुओं को, कब चुनौती भरे समय होंगे, कब अच्छे सामान्य का फल होंगे, ग्रह कौन अच्छा काम में हमारी कुंडली का करेगा, और कौन से व्यक्ति जो हमसे संपर्क में आएंगे उनसे हम कितना लाभान्वित हो सकते हैं, या वे हमें कितना लाभान्वित कर सकते हैं, या हम कितना कर सकते हैं। तो इस तरह से हम उसको देखते हैं। तो चलिए आज हम चंद्रमा के गोचर की स्थिति पर विचार करते हैं। इसके पहले कि चंद्रमा के गोचर की स्थिति पर विचार करें, नव तारा चक्र पद्धति कैसे काम करता है इस पर एक संक्षिप्त परिचय। कुल 27 नक्षत्र होते हैं, 27 नक्षत्र जो है और 9 ही ग्रह होते हैं, इसलिए नक्षत्र के मन, चूंकि ग्रह ग्रहों के मन नक्षत्र होते हैं, इसलिए 27 नक्षत्रों को 3 श्रेणी में बांटा गया ताकि ग्रहों से 100 नक्षत्रों को संबंधित किया जा सके। और इन 3 श्रेणी में पहला से नौवां तक एक श्रेणी, पहला से नौवां नक्षत्र तक एक श्रेणी, 10वां से 18वां नक्षत्र तक दूसरी, और 19वां से 27वां नक्षत्र तक तीसरी। और ग्रह को महादशा क्रम में रखा गया। केतु देव से आरंभ हुआ। केतु देव, शुक्र देव, सूर्य देव, चंद्र देव, मंगल देव, राहु देव, बृहस्पति देव, शनि देव और बुध देव।
ग्रह, अब ग्रहों को नक्षत्र के साथ जोड़ा कैसे गया? तो पहला ग्रह जो हुए ने केतु, उनके साथ हर समूह में से, हर श्रेणी में से पहला नक्षत्र जो हुआ, यानी पहला, 10वां और 19वां, इनका स्वामित्व केतु देव को दिया गया। और इस प्रकार सभी ग्रहों को नक्षत्रों से जोड़ा गया, यानी सभी नक्षत्रों का स्वामित्व विभिन्न ग्रहों को दिया गया। यह सूची आपके लिए उपयोगी है, याद करने योग्य है, इसलिए इसकी कॉपी भी हमें आपको, आप इसके जो है फोटो, तस्वीर लेकर, इमेज लेकर अपने पास रखें। फलित कैसे करते हैं यह उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन यह चार्ट आपका काम आने वाला है। जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं, उनके नक्षत्र स्वामी को हम देखते हैं, और नक्षत्र हुए स्वामी जो हुए, वे शुभ फल और अशुभ फल दोनों देते हैं। बालक जब जन्म लेता है तो वह सुरक्षित होता है, माता के गर्भ में सुरक्षित रहता है, इसलिए सबसे पहले पीड़ा होनी से उसके अच्छे दिन लगता है खत्म। तो मिश्रित फल, शुभ फल नहीं, ये होते हैं जन्म वाले। वहां से दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां ग्रह जो होता है वे शुभ फलदायी होते हैं, और वहीं तीसरा, पांचवां, सातवां ग्रह जो बनता है वह मिश्रित फलदायी, सॉरी, तीसरा, पांचवां, सातवां जो ग्रह बने वे विपद, प्रत्यय और नैर्धन्य हो। मिश्रित फल नहीं, मिश्रित फल केवल पहला ग्रह है। तीसरा, पांचवां, सातवां ग्रह जो हुए वे क्रमशः विपद, प्रत्यय और नैर्धन्य के कारक होते हैं, और इसलिए हर से कुछ न कुछ खतरा है, कुछ न कुछ परेशानी है। और 3 नंबर से जो प्लेट लगा हुआ, 3 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर जो यहाँ पे आ रहा है, इसका संख्या, इसकी जैसे जैसे संख्या बढ़ती जाती है पीड़ा बढ़ती जाती है। इसलिए इस चीज को ध्यान रखें कि 3, 5, 7 जब भी होगा वह बुरा सत्य। अब इसी पर नवतारा चक्र पद्धति आधारित है, आज का दिन कैसा हो। तो चलते हैं अब हम नवतारा चक्र पद्धति से तारा बलन की तरफ। आज का गोचर है, आज का गोचर 4:43 तक चंद्रमा पुनर्वसु नक्षत्र में है, उसके बाद पुष्य नक्षत्र में जाता है। और यदि जातक का जन्म भरणी, पूर्वा फाल्गुनी या पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में हुआ है, तो जब तक चंद्रमा पूर्व पुनर्वसु नक्षत्र में है तब तक वे साधक हैं शुभ। उसके बाद मैथनी जाते हैं जो कि काफी शुभ है। यदि हम आज कोई काम, ये नक्षत्र वाले जातक कोई शुभ काम करना चाहते हैं, आरंभ करना चाहते हैं, तो साधक जब तक है, यानी 4:43 तक कर लें, वरना उसे त्याग, उसको पोस्टपोन करें। उसी तरह से यदि हम दूसरा किसी नक्षत्र को देखते हैं, यदि किसी जातक का जन्म पुनर्वसु, विशाखा या पूर्व भाद्रपद में हुआ है, तो पहला, और चंद्रमा पुनर्वसु में ही है तो जन्म के ग्रह में हुए, इसलिए मिश्रित फल देंगे। उसके बाद दूसरा ग्रह में हुए, वे संपत्ति का फल देंगे। तो इस तरह से हम फल को निकाल। अब यह प्रश्न आता है कि यदि हमें बहुत जरूरी काम करने हैं और आज अशुभ अवस्था है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो हम आपको यही कहेंगे, नेक सलाह देंगे कि आप उस मुहूर्त को त्यागें, प्रयोग उपयोग में न करें, रिस्क न लें। फिर भी यदि अत्यावश्यक हुआ, बहुत अत्यावश्यक, उसको टाला नहीं जा सकता, फिर पीला कद्दू, यदि जन्म में आपका नक्षत्र पड़ रहा है, पीला कद्दू पत्ते वाली सब्जी का दान करें। विपत में पड़ रहा है तो गुड़ का दान करें। प्रत्यय में पड़ रहा है तो नमक का दान करें, और नैतन में पड़ रहा है तो उसको त्यागे। बहुत मजबूरी हुई तो तिल से स्वर्ण का दान करें। फिर भी हम यही कहेंगे कि यह उपाय जो बताया गया है
वह कंफर्म नहीं है। ये हमने संकलित किया है, इसलिए हम आपसे सलाह ही देते हैं कि प्रयास करें उस अवधि को, उस काम को टालने के लिए अशुभ मुहूर्त में काम नहीं करें। तो ये रहे हमारे आज के ताराबलम और नौ तारा चक्र पद्धति पर प्रस्तुति। अब हम आपको ले चलते हैं चंद्र बलम में, जो चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उसके अनुसार आज कैसा होगा। तो दिन के 10:59 पर चंद्रदेव का राशि परिवर्तन है और वे मिथुन राशि से अपने कर्क राशि में जाए। यह प्रतिफल अपने चंद्र राशि के अनुसार देखें, लग्न या सूर्य राशि के अनुसार नहीं देखें। यानी चंद्रमा किस लग्न किस राशि में है वही आपकी राशि। तो चंद्र बलम के अनुसार जब तक मिथुन राशि में सूर्यदेव चंद्रदेव हैं तब तक मेष राशि, मिथुन, सिंह, कन्या, धनु और मकर राशि के लिए शुभता के संकेत आ रहे हैं। शेष ग्रहों के साथ समस्या कुछ न कुछ है। और यदि जब वे कर्क राशि में जाते हैं तो वृषभ, कर्क, कन्या, तुला, मकर और कुंभ राशि के जातक के लिए शुभता के संकेत। शेष ग्रह शेष राशि वाले के लिए अशुभता के संकेत। पर सावधान रहें, इष्ट देव की प्रार्थना भी करें, जोखिम न लें। अब हम आपको ले चलते हैं चौघड़िया मुहूर्त पर, चौघड़िया ज्योतिष पर। यह एक अशुभ और शुभ मुहूर्त दर्शाता है और किसी भी शुभ काम को करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसकी उपयोगिता काफी अधिक है, इसलिए हमने चौघड़िया की उपयोगिता पर हिंदी में और चौघड़िया की यूटिलिटी यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया अंग्रेजी में प्रस्तुति डाली। आप इसका उपयोग कर सकते हैं। संक्षेप में बता दें कि कुल 8 चौघड़िया दिन के होते हैं, 8 चौघड़िया रात के होते हैं। और ये 8 चौघड़िया जो होते हैं दिन के और रात के, ये पहला चौघड़िया जो होता है अंतिम चौघड़िया हुआ करता है, क्योंकि 7 ही चौघड़िया का नामकरण 7 दिनों के आधार, 8वां चौघड़िया का प्रयोग नहीं किया जाता। तो 7 चौघड़िया 7 साप्ताहिक दिन, क्योंकि सातों साप्ताहिक दिन के साथ ग्रह स्वामी और सातों ग्रह स्वामी के से संबंधित उपयोगी कार्य, इन सभी को तालमेल कर हम चौघड़िया मुहूर्त का निर्माण करते। यानी यदि रविवार है तो रविवार का उद्योग चौघड़िया से आरंभ होगा और ये सरकारी कार्यों से संबंधित। इसी प्रकार हम सारे चौघड़िया को देखते हैं। तो चूंकि 7 चौघड़िया होता है और 8 चौघड़िया वास्तव में होते हैं, इसलिए आदि का चौघड़िया जो होता है वो अंत का चौघड़िया भी। और दिन के और रात के चौघड़िया में जो अशुभता होती है वो दिन में वारवेला, कालवेला और राहु काल ग्रसित हो सकता है और रात्रि में काल रात्रि। तो जब भी अशुभता की स्थिति व्याप्त हो तो उसे त्याग करना चाहिए। आज का चौघड़िया देखते हैं। आज का चौघड़िया गुरुवार से शुरू हो रहा है, तो शुभ से शुरू हो रहा है और शुभ से समाप्त हो रहा है। 5:12 से 6:53 तक शुभ चौघड़िया पर समाप्त प्रकाश डाला जा रहा है। शुभ चौघड़िया आज का दिन का आरंभ है और शुभ चौघड़िया का रात संध्या दिन की समाप्ति भी। पुनः बता दें, आज बृहस्पतिवार है, गुरुवार है, इसलिए शुभ चौघड़िया से दिन आरंभ हो रहा है, शुभ चौघड़िया से दिन समाप्त। साथ ही साथ दिन के चौघड़िया में अमृत काल राहु काल से ग्रसित है, काल चौघड़िया काल बेला से ग्रसित है और शुभ चौघड़िया वार बेला से ग्रसित है और रात्रि का चौघड़िया लाभ चौघड़िया काल रात्रि से। तो इन मुहूर्तों को छोड़कर अन्य मुहूर्तों का उपयोग करना चाहिए। संक्षेप में चौघड़िया मुहूर्त काफी उपयोगी है। किसी भी पूजा या पाठ का शुभ काम करने के लिए पहले इसका मुहूर्त देखा जाता है और यदि आप पहले उचित मुहूर्त को नहीं देख पाए तो कम से कम शुभ को काम को करने के लिए चौघड़िया जरूर देखना चाहिए। चलिए अब हम आपको ले चलते हैं 5वें और अंतिम भाग में,
दैनिक पंचांग के अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। तो अंक ज्योतिष पर एक संक्षिप्त परिचय। अंक ज्योतिष एक अंक पर काम करता है, शून्य को अंक पे नहीं दिए जाते हैं। पांचवा अंक जो होता है ऐसा अंक होता है जो सभी के को बैलेंस करता है, इसलिए नाम अगर 5 अक्षर पर जाता है तो नौकरी और पेशा के लिए बहुत ही उपयोगी है। एक अंक के स्वामी विभिन्न ग्रह बनते हैं, सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति, चौथे के राहु, पांचवा के बुध, छठा के शुक्र, सातवां के केतु, आठवां के शनि और नौवां के मंगल। और ग्रहों के अंकों की दुनिया में इन्हें विभिन्न नामों से जाना जाता है। एक को राजा, दो को रानी, तीन को गुरु, चार को शनि, चार को शरारती तत्व, पांच को राजकुमार, छह को मंत्री, सात को धनगुरु, आठ को अधीनस्थ, नौ को सेना। और इस प्रकार हम नौ ग्रह का मालिक बन बैठे। और इसके बाद आता है हमारे शब्दों का। तो शब्द जब भी हमारे सामने आते हैं, चाहे नाम के रूप में या शहर के नाम में या अपना नाम में, तो उसमें जो लेटर होते हैं, जो अक्षर होते हैं, उनका अक्षरों का अंकीय मूल्य आपके समक्ष है। और उसे अंकीय मूल्य से परिवर्तित कर फिर योग कर और अंतिम जो हम अंक तैयार करते हैं वह हमारे लिए उपयोगी होता है। तो ये जो अक्षरों से या मोबाइल अंक से, मकान के नंबर से, आदि आदि शहर के नाम से जो भी हमें अंकीय वैल्यू होते हैं, वे हमारे ड्राइवर और कंडक्टर के एंटी नहीं होनी चाहिए, दुश्मन नहीं। ये ध्यान में रखना। तो अंक ज्योतिष के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है। आज का मूलांक 6 बनता है, भाग्यांक 4 बनता है। और आज का अगर देखें तो 4 भाग्यांक वालों का 2 मूलांक वाले, 3 मूलांक वाले, 4 मूलांक वाले, 8 मूलांक वाले और 9 मूलांक वाले से शत्रुता है, इसलिए उनके लिए परेशानी का अवसर ये है, पर सावधान रहे। 1 मूलांक वाले जिद्दी न बने, सभी के सुझाव को समझे, क्योंकि 1 और 4 का संबंध तटस्थता का है, 4 और 5 का भी संबंध तटस्थता का है, इसलिए ये सावधान रहें। 6 और 7, 8, 6, 7 मूलांक वाले जातक के लिए दिन उत्तम के हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। और अपने प्रोफेशन में 80 से 90% सफल होने की उम्मीद रख रहे हैं। इन शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। कल पुनः नई प्रस्तुति के साथ हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप से आग्रह है कि यदि अभी तक YouTube के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबा दें ताकि आपको हर प्रस्तुति की सूचना आप तक मिल सके। और अंत में आपसे सुझाव अपेक्षित है, अंक ज्योतिष के अनुसार, सॉरी, सुझाव अपेक्षित है कि यह प्रस्तुति आपके पास कैसे लगी और इसमें बेहतरी कैसे कर सकते। साथ ही साथ अंत में आपसे आग्रह है कि इसे साझा करें अपने मित्रों, परिजनों, सदस्यों के संग, ताकि वे इसका लाभ उठाकर, प्रस्तुति का लाभ उठाकर अपनी समस्याओं का निराकरण कर सकें। तो चलिए, आज इतना ही। हरि विष्णु के को स्मरण करते हुए पर बृहस्पति देव से प्रार्थना करते हैं कि आपका दिन आज, इन्हीं शब्दों के साथ हम विदा लेते हैं। जय श्री